Hello everyone, welcome to Vihan Education. I am Vikas Kumar Thakur, your mentor, your guide in this journey of UPSC Civil Services Examination. I'll be teaching you history for GS paper 1 and security section in GS paper 3. The lecture will flow in the manner as I'm saying. First we will discuss about GS paper 1 history section in which we will discuss two questions. Mainly we will discuss about why history is important if you are going for UPSC CSE exam, and then we will discuss about the approach, and after this we will discuss about the security and related topics in GS paper 3. So let's begin. As far as I know, all of you might not be from history background. Most of you will be from non-history background, and for them it becomes challenging. उनके लिए हिस्ट्री काफ़ी टफ हो जाता है. उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि हिस्ट्री कैसे पढ़े. हिस्ट्री अगर इमेजिन करो तो सिर्फ ऐसा दिमाग में आता है जैसे सिर्फ डेट्स पढ़ना होता होगा, इस डेट को क्या हुआ, उस डेट को क्या हुआ. हिस्ट्री इज कलेक्शन ऑफ डेट्स, या फिर राजाओं की कहानी है, या फिर संघर्षों की कहानी है, या फिर लड़ाइयों की कहानी है कि लड़ाई हो रही है. और हिस्ट्री में हम सिर्फ यही पढ़ते हैं. जो हिस्ट्री बैकग्राउंड का नहीं है उनके माइंड में ये इमेज है. लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इन यूपीएससी सीएसई की बात करते हैं तो ये काफ़ी अलग है. और हिस्ट्री वैसे भी सिर्फ डेट और राजा और लड़ाई की कहानी नहीं है. हिस्ट्री इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट if you consider about the amount of knowledge which we gain in this process. हम बहुत कुछ नया सीखते हैं. हमें सोसाइटी, पॉलिटी, कल्चर, आर्किटेक्चर, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत कुछ नया जानने को मिलता है जो हमें पता नहीं होता है पहले. तो आइए हम एड्रेस करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को कि वाई history is very important if we are going for UPSC CSE. So let's see. Talking about the pattern of exam and everything. The first thing which comes to mind is preliminary examinations. Preliminary examinations, if we see, they ask objective questions, MCQ type. So what we see is that each and every year, हर साल कम से कम 15 से 12 क्वेश्चंस या इससे ज़्यादा क्वेश्चंस हिस्ट्री के सेक्शन से होते हैं. वो चाहे एंशिएंट इंडिया से हो, या मॉडर्न से हो, या मेडिवल से हो, या आर्ट एंड आर्किटेक्चर से हो. इसके बारे में हम और बात करेंगे आगे. तो इन कीपिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन माइंड वी सी दैट हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री. लास्ट ईयर if we see there were more than 12 questions I guess from history section. So for the pre it becomes very important. और हिस्ट्री में ऐसा है कि ज़्यादातर सेक्शन स्टैटिक पोर्शन में आता है. आजकल यूपीएससी ने जैसा नया ट्रेंड सेट किया है क्वेश्चंस पूछने का, वो स्टैटिक पार्ट को किसी करंट इवेंट से मिला के पूछते हैं, तो वो थोड़ा और कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है डील करने में. लेकिन अगर आप अच्छे से करें तो आप कर सकते हैं. वो कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है. आप करंट सेक्शन से कर लेते हैं और उसमें एक सेंटेंस ये लोग और मिक्स कर देते हैं जो स्टैटिक पोर्शन से हो. वी कैन डील विथ इट, इज नथिंग बिग. तो हमने देखा कि प्री के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ क्वेश्चंस की वजह से. अगर आप प्री क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप मुख्य परीक्षा से पहले ही बाहर हो जाएंगे, और मुख्य परीक्षा तक नहीं पहुंच पाए, लड़ाई खत्म हो गई. तो कम से कम मुख्य परीक्षा तक पहुंचने के लिए आपको प्री को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. और अगर रिपीटेटिव होता है, चूंकि ये स्टैटिक पोर्शन है ज़्यादातर, तो आप इसको जितनी नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करेंगे आपका उतना ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे. अगर आपने ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए सही हैं तो आपके क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. तो ये इंपॉर्टेंस है इसका प्री के लिए. अब आते हैं मेंस के ऊपर. मेंस में इफ़ वी सी टू GS1 में हर साल 10, 12, 6, 8 क्वेश्चंस होते ही हैं हिस्ट्री से, चाहे वो वर्ल्ड हिस्ट्री से हो, चाहे इंडियन हिस्ट्री के अपार्ट फ्रॉम मॉडर्न इंडिया हो, या फिर मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं जहाँ से हमारे आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, जिसको इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस भी कहते हैं. तो उस सेक्शन से भी अगर हम देखें तो हर साल 5-6 क्वेश्चंस इन सबसे मिलाकर. तो फिर आता है वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस रहते हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर से भी क्वेश्चन. कुल मिला के कमोबेश हम ये कह सकते हैं कि हिस्ट्री जितनी इंपॉर्टेंट प्री के लिए है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंस GS1 के लिए है, क्योंकि क्वेश्चंस आ रहे हैं उससे वहाँ से, और क्वेश्चंस आ रहे हैं वहाँ से, और
ये ऐसा हो सकता है कि कभी इस सेक्शन से ज़्यादा है, कभी उस सेक्शन से ज़्यादा है, ऐसा हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस रहेंगे कंस्टेंटली। आर्ट से एक दो क्वेश्चन ज़्यादा आ जाए या दो क्वेश्चन आ जाए, जैसे पिछली बार वर्ल्ड हिस्ट्री से एक क्वेश्चन था, उसके पिछले साल वर्ल्ड हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन थे। तो इन सब को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों इंपॉर्टेंट हिस्ट्री, हिस्ट्री इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ अपना पेपर, तो आप हिस्ट्री का पेपर तो कर ही सकते हैं, उसके बाद और भी पेपर्स हैं जहां आप इसका यूज कर सकते हैं। कई क्वेश्चंस में कल्चर वर्ड का यूज किया हुआ मिलेगा, सिविलाइजेशन वर्ड का यूज किया हुआ मिलेगा, कई क्वेश्चंस में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की डिमांड होगी, कई क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि उस पार्टिकुलर टाइम फ्रेम को समझना कितना जरूरी होगा। तो उस पार्टिकुलर टाइम फ्रेम को समझने के लिए आपको हिस्ट्री का नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। जिस भी स्टूडेंट को, जिस भी एस्पिरेंट को हिस्ट्री के ऊपर पकड़ होगी, अच्छे से पकड़ होगी, कहने का मतलब है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। बिना इसके आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं चीज़ों को, और जब आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे तो आप बेहतर आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो जब अपार्ट फ्रॉम ऑप्शनल जीएस पेपर 1 की बात करें, तो मैंने बताया कि ये हेल्प करता है, बाकी सब्जेक्ट के ऊपर लेवरेज देता है आपको। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, ऐसे टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं। 2020 में एक टॉपिक दिया गया ऐसे पे लिखने के लिए, ऐसे लिखने के लिए, कल्चर इज व्हाट वी आर, सिविलाइजेशन इज व्हाट वी हैव। अब देखिए इसमें कल्चर वर्ड आ गया, सिविलाइजेशन वर्ड आ गया। अब बताओ, जिसको हिस्ट्री के बारे में पता होगा, हिस्ट्री पता होगा, जो सिलेबस दिया हुआ है जीएस का, या मतलब ओवरऑल जो सिलेबस है हिस्ट्री का, जिसको उसका आइडिया होगा हिस्ट्री का, वो एक नॉन हिस्ट्री वाले बैकग्राउंड के स्टूडेंट से ज़्यादा अच्छा लिख पाएगा इस पे। क्या है कल्चर, वो पढ़ा है, क्योंकि वो इस चीज़ को पढ़ा है, कल्चर क्या आता है, कल्चर कैसे फ्लोरिश करता है, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, या फिर मेसोपोटामिया हो, या फिर मेडिवल किंगडम्स हो, या फिर इमर्जेंस ऑफ वेरियस सेक्ट्स हो, कास्ट हो, रिलीजन हो, आइडेंटिटीज़ हो, लैंग्वेज हो। तो ये उस बात को समझता है, और ये किसके पार्ट है, कल्चर के पार्ट है। उसी तरह सिविलाइजेशन पे भी। तो आप देखिए कि हिस्ट्री ने आपको प्री में सहायता किया, हिस्ट्री ने आपको मेंस के GS1 में सहायता किया, अपार्ट फ्रॉम GS1 सहायता किया, फिर ऐसे में भी सहायता कर रहा है। और अपने आप आंसर को हमें एक्सपेडाइट कर सकते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स, हिस्टोरिकल नैरेटिव्स, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो आप देखिए कि हिस्ट्री कैसे इंपॉर्टेंट हो गया। अगर आप ऐड करेंगे फैक्ट्स को, नैरेटिव्स को, तो आपका आंसर हमेशा अच्छा होगा। और ये लिवरेज सबके पास अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी हिस्ट्री पकड़ अच्छी नहीं है। अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो आपके पास बेनिफिट है यहाँ पे। तो ये बातें हो गई। और उसके बाद हम चलते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात है, फिर इसमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर से भी क्वेश्चंस आते हैं हर साल। तो ये अगर हम ये सारा देखें तो हमको पता चलता है हिस्ट्री प्री के लिए, मेंस के लिए, एसे के लिए, इंटरव्यू के लिए, अपार्ट फ्रॉम GS1 इज रियली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इफ यू नेग्लेक्ट हिस्ट्री और यू टेक हिस्ट्री की हो जाएगा या कर लेंगे, देन यू आर गोइंग इन अ वेरी रॉन्ग डायरेक्शन, आई वुड से। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ और चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन था, हाउ डू यू अप्रोच स्टडिंग हिस्ट्री। देखिए, हिस्ट्री अगर आप सिर्फ बुक पढ़ रहे हैं, और जो कि बेसिक है, NCERT अगर आपने नहीं किया है, या आप सीधे आप चले गए किसी स्टैंडर्ड बुक पे, RS शर्मा की जो इंडियाज एंशिएंट पास्ट आती है, या रोमला थापर की आती है, तो इन सब पे आप सीधा सीधा चले जाएंगे तो दिक्कत होगी। या यहाँ आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, इट्स अ गुड चॉइस। लेकिन आप शुरुआत हमेशा करेंगे किससे? NCERT से। NCERT क्लास 11th का, NCERT क्लास 12th का, इनको तो बिल्कुल एकदम थोरो रीडिंग डालो, एकदम याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है, क्वेश्चंस ऐसे आपको आपका चैप्टर पढ़ा हुआ होगा, लेकिन वो ऐसा ट्विस्ट करके फैक्ट को देंगे, या ऐसा ट्विस्ट करके स्टेटमेंट को देंगे कि आपको सारे कैरिकेचर में फिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अप्रोच क्या होना चाहिए? चलो पढ़ तो लिया, लेकिन इसको हम अप्रोच कैसे करें इस पढ़ाई को? तो बताता हूं। जब भी आप पढ़ें तो 3 चीजों का ध्यान रखें कि जो मैं पढ़ रहा हूं उसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब उसके पहले क्या पॉलिटी थी, क्या ट्रांजिशन आए कि अब ये पॉलिटी डेवलप हुई, और इसके आगे क्या है, इसके आगे की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसका इससे क्या रिलेशन है। आपको दोनों चीज देखना है, कंटिन्यूटी भी और चेंज भी। ठीक है, पहली बात ये हमने कह दिया पॉलिटिकल की बात। कल्चर में भी सेम वे में देखना है कि जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, एक अर्बन सिविलाइजेशन था जो कि आसपास के जगहों पे अर्बन सिविलाइजेशन नहीं दिख रहे थे, एक डेवलप हुआ ये। अब हमें ये देखना होगा कि जो पहले की
सिविलाइजेशंस थी या जो भी थे चालकोलिथिक एज के जो जगह थे, प्लेसेस थे, उनका इससे क्या रिलेशन है? क्या उन्होंने इसको हेल्प किया डेवलप करने में या इमर्ज करने में या फ्लरिश करने में? क्या कंटिन्यूटी थी, क्या क्या चेंजेज है, पॉटरी में क्या चेंजेज है, क्वाइनेज में क्या चेंज है? तो हमें इसका भी पता होना चाहिए, उसका भी पता होना चाहिए। क्या लैंग्वेज में कोई चेंज आया, क्या स्क्रिप्ट में कोई चेंज आया? तो पहला क्या है? पॉलिटिकल। पॉलिटिकल देखना, पॉलिटिकल कंटिन्यूटी क्या है, पॉलिटिकल चेंजेस क्या है पास्ट में, अभी में और आगे क्या है। उसी वही सेम काम हमें करना है कल्चर से रिलेटेड। क्या लिखने की शैली बदली, क्या ट्रेड का जो बार्टर सिस्टम था उसमें चेंज आया, क्या क्वाइनेज आया, क्वाइन पे किसकी पिक्चर है, वो भी बताता है बहुत कुछ। जो तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है सोशल पर्सपेक्टिव। सोसाइटी में क्या चेंज, सोसाइटी के लेवल पे, इंडिविजुअल के लेवल पे, कम्युनिटी के लेवल पे, इंटरेक्शन के लेवल पे, लोगों के बीच में, इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड स्टेट, इंटरेक्शन बिटवीन कम्युनिटीज, इंटरेक्शन बिटवीन स्टेट्स, इंटरेक्शन बिटवीन प्रिंसिपैलिटीज, ये कैसे चेंज हुआ। जैसे सोसाइटी की बात करते हैं, कास्ट इमर्ज हुआ। कास्ट से पहले क्या था, कास्ट के बाद क्या आया? जो पहले था कास्ट से, वो कास्ट में उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे हैं, और जो कास्ट के बाद जो फॉर्मेशन हुई उसमें क्या क्या दिख रहा है, इसमें कंटिन्यूटी क्या है, चेंज क्या है। तो आप जो भी बुक पढ़ेंगे हिस्ट्री की, आप हमेशा इन तीनों पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना। अगर आप नहीं रख रहे हैं तो आप मतलब बस पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होगा तो एक पेज ही पढ़ा तो उसमें हम ढूंढेंगे अच्छा पीछे वाले से क्या मैच कर रहा है, अच्छा ये मैच कर रहा है, ये सोसाइटी से रिलेटेड है या कल्चर से या पॉलिटी से। तो इन सब का आपको हर पेज में आपका मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपके आंख में कि आप टेक्स्ट पढ़ो और आप अरेंज कर लो, अच्छा ये पॉलिटी का था, ये पॉलिटिकल है, ये सोसाइटी का है, ये कल्चर का पार्ट है। हर चैप्टर से आपको ये पॉइंट्स निकालने होंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नहीं तो सिर्फ रीडिंग डालना इज अ डिफरेंट थिंग। तो वो इंटरेस्टिंग हो, मजा आएगा, कुछ नया नया पढ़ने को मिल रहा है, लेकिन एग्जाम में आपको कितना हेल्प करेगा ये टाइम बताएगा। जो मैं कह रहा हूँ वो अगर आप ध्यान देंगे, आप क्वेश्चंस को टैली करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हद तक मैच करेगा। क्योंकि यूपीएससी क्या है, बिल्कुल सीधा, अगर आप जरा सा इधर उधर डेविएट किए तो प्रॉब्लम हो सकती है, यू कैन एंड अप समवेयर एल्स। मैप ऐसा नहीं है कि जीएस में मैप से क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर आपको मैप का आइडिया है ना तो आप बहुत कुछ आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। जयनगर किंगडम कभी इसके तरफ होता था, कभी उसके तरफ, तो आप एक कैलकुलेट कर पाएंगे कैसे औरंगजेब चला वहाँ से बहमनी स्टेट्स को, जो पांचों किंगडम थे बहमनी के, उनको मुगल एम्पायर में एसिमिलेट करने के लिए, तो कैसे दो प्लेयर कैसे प्ले कर रहे हैं, फिर कोई कभी मराठा के साथ आ रहा है। तो अगर आपको मैप का आइडिया है तो आप आंसर अपने वर्ड्स में अच्छे से लिख पाएंगे। तो अभी के लिए मैं आपको बस ये कह सकता हूँ कि जो बेसिक रीडिंग है वो एनसीईआरटी है, इसका कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ना पहले था और अब अभी तो नहीं ही है। आप पीछे का ट्रेंड उठा के देख लीजिए, पीछे के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको उठा के देख। एनसीईआरटी एंशिएंट के लिए, एनसीईआरटी मिडिवल के लिए, मॉडर्न के लिए यू हैव टू गो फॉर स्पेक्ट्रम। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए आपको अलग से करना पड़ेगा। और मैप्स मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि मैप्स अगर आपको क्लियर हो गया ना तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा कहाँ क्या है। आप अंदाजा नहीं लगाएंगे कि जैसे यूजुअली क्या होता है, साउथ इंडिया बोल दिया या कुछ ऐसे एक रीजन बोल दिया, अच्छा कहाँ है इसमें ये रीजन, ओ वहीं कहीं साउथ में है, ऐसा नहीं चलेगा, आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा इसके लिए। तो फिलहाल इतना ही, और हम लोग आगे के लेक्चर्स में फिर मिलेंगे और डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के बारे में। अभी हमने डिस्कस किया हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, वो मैंने बताया क्वेश्चंस के वजह से, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए। हिस्ट्री समझेंगे तो पॉलिटी को भी अच्छे से अप्रोच कर पाएंगे। तो हिस्ट्री बेसिकली आपका नज़रिया चेंज करता है सब्जेक्ट के प्रति। जैसे जब हम पढ़ेंगे कल्चरल हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री को पढ़ेंगे कल्चरल पर्सपेक्टिव से, कैसे डिफरेंट कल्चर्स राइज हुए पार्टिकुलर हिस्टोरिकल टाइम फ्रेम में, कैसे भागवतिज्म आया, कैसे सैविज्म आया, कैसे नैनार्स आए, कैसे अलवार्स आए, ये कल्चरल टाइप का हिस्ट्री हो, मतलब अप्रोचिंग हिस्ट्री इन द कल्चरल पर्सपेक्टिव। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में भी देखेंगे कैसे पॉलिटी चेंज हुई, कैसे पंचायत सिस्टम से या विलेज असेंबली से लेके हम लोग किंगडम तक पहुँचे, कैसे इंडस वैली में हम लोग क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या हो सकता है वहाँ का स्टेट का पॉलिसी, या फिर स्टेट कैसे चलती थी। तो कैसे हम लोग देखेंगे पॉलिटिकली कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो चलिए ये तो बात रही हिस्ट्री की। अब हम आते हैं GS3। GS3 में है सिक्योरिटी। GS3 में एक सेक्शन है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी में बहुत कुछ है, जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, उसके बाद रेडिकलिज्म है, साइबर सिक्योरिटी है,
जो हमारे यहाँ बहुत सारे सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनका इमरजेंस क्या है, मैंडेट क्या है। अब देखिए यहाँ पे हमने बात की नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स क्या है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है इनको काउंटर करने के लिए। क्या जैसे बलबन की एक पॉलिसी थी आयरन फिस्ट पॉलिसी, वो है, या कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है, या कैसे गवर्नमेंट इसको डील करिए, पॉलिसी लेवल पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं इनके इक्विपमेंट में, इनको डील करने के लिए पॉलिसी कैसी बन रही है, कि इनको कैसे एकोमोडेट किया जाए स्टेट में। तो सिक्योरिटी GS3 में सिक्योरिटी रिलेटेड जो है वो हम इस डायमेंशन से पढ़ेंगे। अब देखिए मैं आपको हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस बता रहा था, मैं फिर से आपको एक बताता हूँ। सिक्योरिटी के सेक्शन में एक सिलेबस, सिक्योरिटी के सिलेबस में GS3 में एक सेक्शन है जो कहता है वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट। अब देखिए अगर आप मॉडर्न इंडिया 1950 ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि किस टाइम फ्रेम में कौन सी सिक्योरिटी एजेंसीज बनी, कैसे बनी। 1984 में प्राइम मिनिस्टर का एसेसिनेशन हुआ, उसके बाद NSG बना। ऐसे ऐसे करके अगर आप हिस्ट्री पता होगा आपको तो आपको दिखेगा कि कैसे कौन से वार के फेलियर के बाद इंटेलिजेंस रॉ की स्थापना की गई, क्योंकि जो पिछली एजेंसी थी वो कहीं ना कहीं और इंगेज थी, शायद वो नहीं इन्फॉर्म कर पाई स्टेट को, चाहे जो भी रीजन रहा हो। तो अगर आपको हिस्ट्री पता होगा आप यहाँ पे भी उसको यूज कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे और डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, प्री और मेंस दोनों के। शुरुआत करेंगे प्री से, फिर मेंस तक जाएंगे और फिर हम लोग आगे और डिस्कस करते रहेंगे। ऐसे भी हैंडआउट्स के साथ मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।